नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद भारत की खोज का 8वां भाग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसके पहले भागों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सुनते हैं भारत की खोज का 8वां भाग। संस्कृत भाषा अत्यंत विकसित और समृद्ध भाषा है। इसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। अनेक प्रकार से अलंकृत भाषा होने के बावजूद भी ये नियत और व्याकरण के नियमों में जकड़ी हुई है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। इन भाषाओं का अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द जिसका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं हो सका, जो आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित है। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहा था, संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो, उसकी बनावट अद्भुत है। ये यूनानी भाषा के मुकाबले अधिक पूर्ण है, लातीनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है। परंतु दोनों के साथ वे इतनी ज्यादा मिलती जुलती है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता। यह साफ जाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है, जो शायद अब मौजूद नहीं रहा है। पिछली चौथी सदी के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर रोशनी डाली गई है। इसे कई बार विशाल भारत भी कहा गया है, लेकिन अब भी कई कड़ियां नहीं मिलती। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपने भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। हमें मात्र गुजरे हुए कल में जाने की ही जरूरत नहीं है, अपितु तन से न सही मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करना आवश्यक है, जहां पर हमारे भारत में अनेक रूपों में अपना विस्तार किया था। दोनों टापुओं जावा और बाली में विशाल हिंदू संस्कृति का उच्च कोटि का साहित्य देखने को मिलता है, जिसमें प्रायः भारतीय महाकाव्यों और पुरा कथाओं के विचारों का अनुवाद किया गया है। यूनानी और लातीनी स्रोतों से भी कुछ जानकारियां मिली हैं, परंतु इन सब से बढ़कर प्राचीन इमारतों के विशाल खंडहर, अंगकोर और बोरोबुदूर भी मिले हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रभाव के सुंदर उदाहरण हैं। ईसा की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 मुख्य लहरें देखने को मिलती हैं। इन साहसिक अभियानों का आयोजन राज्य द्वारा किया जाता था। दूर दूर तक फैले इन उपनिवेशों की शुरुआत प्रायः एक साथ होती थी और ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों और मार्गों पर बनाए जाते थे। बस्तियों का नाम पुराने भारतीय नामों पर रखा जाता था, जैसे हम आज कंबोडिया कहते हैं, उस समय कंबोज के नाम से जाना जाता था। जावा पूर्ण रूप से यव द्वीप या जौ का द्वीप है। यह आज भी एक अन्य विशेष का नाम है। प्राचीन पुस्तकों में आए नामों का संबंध भी प्राय खनिज धातु या किसी उद्योग या खेती की पैदावार से होता है। इस नामकरण से अपने आप ध्यान व्यापार की ओर जाता है। यह व्यापार ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दियों में धीरे धीरे बढ़ गया। ईसा की पहली शताब्दी में समुद्री व्यापार होता था। प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और फल फूल रहा था। उस समय बनाए गए जहाजों का कुछ ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। बहुत से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। अजंता के भित्ति चित्रों में लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाजों के चित्र हैं। महाद्वीपों के देशों बर्मा, सियाम और हिंद चीन पर चीन का प्रभाव अधिक था। वहीं टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक थी।
आमतौर पर शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन तथा धर्म और कला भारत की देन है। ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से शुरू होकर इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास तकरीबन 1300 साल या इससे भी अधिक पुराना है। आज इस बात के प्रमाण वहां हर जगह मिलते हैं कि भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें मजबूत की। चंपा, अंगकोर, श्री विजय, भज्जा पाहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। वहां के सभी राज्यों के शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम है। इसका अर्थ ये नहीं कि वे विशुद्ध भारतीय थे, हाँ, उनका भारतीयकरण किया गया था। राज के समारोह भी भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। राज्य के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां हैं। इनमें से कुछ पदवियां और पदनाम थाईलैंड में ही नहीं बल्कि मलाया के मुस्लिम रियासतों में अब भी विद्यमान हो रहे हैं। इंडोनेशिया के इन स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से परिपूर्ण है। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। बाली के छोटे से टापू ने अपनी भारतीय संस्कृति को भी संभाल कर रखा है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहाँ चला आ रहा है। फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ही गई है। कंबोडिया में वर्णमाला का जन्म दक्षिण भारत से हुआ और बहुत से संस्कृत शब्दों को परिवर्तित करके आत्मसात किया गया है। दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु के नियमों के आधार पर बनाए गए हैं, लेकिन इन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ साहित्यबद्ध करके कंबोडिया की आधुनिक कानून व्यवस्था में ग्रहण किए गए हैं। भारतीय प्रभाव सबसे अधिक प्राचीन भारतीय बस्तियों की भव्य कला और वास्तुकला में देखने को मिलता है। इनके प्रभाव से अंगकोर और बोरोबुदुर के इमारतें और अद्भुत मंदिर तैयार हुए। अंगकोरवट के विशाल मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडहरों का विस्तृत क्षेत्र है। उनमें बनावटी झीलें, पोखरे, नहरें हैं जिनके ऊपर पुल बने हैं और एक बहुत बड़ा फाटक है जिस पर एक वृत्ताकार सिर पत्थर में खुदा है। ये एक आकर्षक मुस्कुराता हुआ परंतु रहस्य से भरा हुआ कंबोडियाई देवतुल्य चेहरा है। इस चेहरे की मुस्कान अद्भुत रूप से मोहक और विचलित करने वाली है। अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली, लेकिन उसका विकास खमेर प्रतिभा ने किया अथवा दोनों के आपसी मेल से यह अजूबा पैदा हुआ। कंबोडिया के जिस राजा ने इसे बनवाया उसका नाम जयवर्मन था, जो विशुद्ध भारतीय नाम है। भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन से इतना गहरा रिश्ता है कि जब तक किसी को उन आदर्शों के बारे में मालूम ना हो जिनसे भारतीय मानस शासित होता है, तब तक वह इसकी सराहना नहीं कर सकता। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा और पारदृष्टि होती है, बिल्कुल ही वैसी जैसे कि यूरोप के बड़े गिरजाघरों में निर्माताओं को प्रेरित किया था। यूनानियों ने सौंदर्य से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। उन्हें सौंदर्य में केवल आनंद ही नहीं बल्कि सत्य के दर्शन भी होते थे। प्राचीन भारतीय भी सौंदर्य से प्रेम करते थे, लेकिन वे हमेशा अपनी रचनाओं में कोई गूढ़ अर्थ भरने का प्रयास करते थे। भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी कलाकार से ये आशा की जाती थी कि वह प्रकृति की सभी मनोदशाओं से तालमेल बिठाकर प्रकृति और विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत मेल को दिखा सके। भारत की विशेषता उसकी मूर्ति कला और स्थापत्य में है, जिस प्रकार चीन और जापान की विशेषता उनकी चित्रकला में है। भारतीय संगीत, जो यूरोपीय संगीत से बहुत अलग है, अपने ढंग से बहुत विकसित था। इस दृष्टिकोण से भारत का अपना विशेष स्थान है। तो संगीत के क्षेत्र में सुयूट और पूर्व के अलावा उसने एशियाई संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया था। एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला को विकसित कर गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वेद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और बौद्ध धर्म में भी अपेक्षाकृत बाद के समय में ही बुद्ध की मूर्तियां और चित्र बनाए जा सके। भारतीय कला अपने शुरुआती समय में प्रकृतिवाद से पूर्ण है, जो कुछ अंशों में चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है। चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान जिस भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, अजंता की गुफाएं खोदी गईं और उनमें भित्ति चित्रों को भी बनाया गया। बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी काल की देन है।
अजंता हमें किसी सपनों की तरह दूर किंतु बिल्कुल सच्ची वास्तविक दुनिया में ले जाती है। इन भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। बहुत समय पहले उनके स्वामी ने स्त्रियों से दूर रहने की हिदायत दी थी। उनका कहना था, स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं क्योंकि वे खतरनाक हैं। लेकिन इनके चित्रों में सुंदर स्त्रियों, गायिकाओं, नर्तकियों और राजकुमारियों की कोई कमी नहीं थी। 7वीं 8वीं शताब्दी में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं बनाई गई, जिनके बीच कैलाश का विशाल मंदिर है। एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी समय की हैं। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी इसी समय हुआ था। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है, जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में है। वहीं ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव का एक और मूर्ति है। जावा में बोरोबुदुर से बोधिसत्व का एक सिर कोपेनहेगन के गिलपटोटेक में ले जाया गया है। सौंदर्य की दृष्टि से यह सिर सुंदर तो है, लेकिन इसमें बोधिसत्व की शुद्ध आत्मा को इस तरह दर्शाया गया जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको भारत की खोज का 8वां भाग? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगली मुलाकात में एक नए भाग के साथ। धन्यवाद।